देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में आज एक खास बातचीत हुई। केजीएमयू की कुलपति पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात हेमेटोलॉजिस्ट प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद से समय चौकी टाइम्स के संपादक राकेश कुमार ने स्वास्थ्य, रिसर्च और प्रशासनिक जिम्मेदारी को लेकर विशेष बातचीत की। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे जटिल क्षेत्र में उनके योगदान से लेकर मरीजों की सेवा, छात्रों की सुरक्षा और केजीएमयू के भविष्य तक कई अहम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की। देखिए खास इंटरव्यू सिर्फ समय चौकी टाइम्स पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय चौकी टाइम्स। आज हमारे साथ केजीएमयू की कुलपति पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद। केजीएमयू देश नहीं एशिया के प्रमुख संस्थानों में से एक माना जाता है और यहाँ की जिम्मेदारी जो होती है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, या यूं कह लीजिए अपने शब्दों में, यहाँ की सेवा करना हर प्रोफेसर के लिए एक सपना होता है और अपने संघर्षों के बल पर जो देश और समाज का मान बढ़ाया है मैडम ने, उसके लिए हम समय चौकी टाइम्स परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां पे एक खास बात है कि चिकित्सा, शोध और सेवा तीनों का संगम मिलता है देखने को। मैडम, इसी क्रम में मैं अपने पाठकों के लिए जानना चाहूंगा, कभी हाल में ही देखा गया है कि यहाँ पे यौन उत्पीड़न का यहाँ जो माहौल चल रहा है, बाहर बहुत चीजें देखी जा रही हैं और मैंने यह भी देखा है, मैं तो आपको काफी समय से जानता हूं कि अनुशासन के मामले में आप समझौता नहीं करती हैं, यदि मौका पड़ जाए तो स्वयं को भी पनिश कर देती हैं। इसके बारे में आप आज से स्पष्ट करें, जिससे जो माहौल है वो लोगों तक पहुंच सके, हमारे पाठक उसको सुन सके आपके मुखार बिंदुओं के द्वारा। जी नमस्कार। केजीएमयू आपने जैसे बोला बहुत ही प्रेस्टिजियस मेडिकल यूनिवर्सिटी है, 1905 की। शुरू में तो ये कॉलेज था, पर इसकी प्रोग्रेस देखते हुए 2002 में यूपी गवर्नमेंट ने इसको एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया। आपको प्रसन्नता होगी जानते हुए कि पिछले वर्ष 2025 में केजीएमयू को NAC A++ मिला है, तो ये टॉप ग्रेडिंग में आ गया है। और साथ ही साथ NIRF रैंकिंग, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में सारे मेडिकल संस्थानों में 8वीं पोजीशन मिली है। पहले 10 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में पहले इसको 19वीं पोजीशन मिली थी, पर 2025 में इसने काफी लास्ट 2 साल में बहुत प्रोग्रेस करा है और इसको 8वीं पोजीशन मिली है। यहाँ पे लगभग सभी स्पेशलिटीज और सुपर स्पेशलिटीज हैं, यानी कि 61 स्पेशलिटीज और सुपर स्पेशलिटीज हैं। प्रशासन का एक नियम होता है और जिसे कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रशासन है कि नियम फॉलो करना पड़ता है, रूल फॉलो करने पड़ते हैं। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स को फॉलो करे तो कभी गलत नहीं हो सकता है, कभी कोई आपके ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती। तो जो वीसी की सीट पे बैठता है उसका पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने डिसीजंस हों वो सारे एज पर रूल्स हों, किसी को देख के नहीं, किसी को फेवर नहीं करना, रूल पे जो रूल कहता है उसके अकॉर्डिंगली काम करना। तो मेरी कोशिश यही रही है, जिन जिन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में मैं रही हूं, मेरी पूरी कोशिश यही रही है कि रूल्स के तहत मैं काम करूं। कई ऐसे रूल्स होते हैं जो फेवरेबल नहीं होते हैं, बट जब तक वो है हम लोग को फॉलो करना, और ये एक गवर्नमेंट संस्थान के लिए और भी महत्वपूर्ण होता है। हाँ, अगर मैं खुद रूल तोड़ूंगी तो मैं अपने को खुद रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। जी। और आपने बहुत अच्छा पकड़ा
मैं अपने को दंडित करूंगी, मैं अपने को सम्मान नहीं कर पाऊंगी अगर मैंने कोई ऐसा जी, मैंने गलत काम देखा है। कर। जी अब इसी क्रम में पाठकों के लिए हम दूसरा सवाल करेंगे। ये केजी में ही दिक्कतें नहीं हो रही हैं, या यूं कहिए समस्या नहीं हुई। अभी देखा कि भारतवर्ष के कई संस्थानों में या विदेशों में भी जो मेडिकल छात्रा हैं, उनको सुरक्षा और व्यवस्थाएं, आप कहीं भी रही हैं, अपने फार्मूले पे चलती हैं, अपनी टेक्निक यूज करती हैं, पुरानी चीज़ों को नहीं, आप अपने ढंग से करती हैं। यहाँ आप जब से कार्यभार संभाला तो कोई ऐसी टेक्निक लाई या कोई ऐसी व्यवस्था को आपने जन्म दिया जिससे इस तरीके की चीज़ों से बचा जा सके, जी। इसके बारे में जी, सुरक्षा के बारे में आपने प्रश्न उठाया जी है। जी और फिर आपने जो दूसरा प्रश्न उठाया उस पर भी मैं जवाब दूंगी। जी जी तो पहले तो सुरक्षा के बारे में आपको मालूम है, हाल में ही आरजी कार जी जी का इंसिडेंस हुआ है कोलकाता में। तो हम लोग ने काफी मेजर चेंजेस करे हैं सुरक्षा को रिलेटेड, स्पेशली अपनी गर्ल स्टूडेंट्स और गर्ल रेजिडेंट्स के लिए। जी जी और मैं कहती हूँ कि हर चीज की एक सिल्वर लाइनिंग होती है। चूंकि ये इंसिडेंस हुआ तो हम लोग ने देखा कि बहुत जरूरी है, लूपहोल्स हैं जी जी और उन लूपहोल्स को कवर करना है। जैसे कि हम लोग ने अपनी जहां जहां लेडी रेजिडेंट्स ड्यूटी करती हैं उनके लिए ड्यूटी रूम्स बनाने, टॉयलेट्स, वॉशरूम्स बनाने, जो हमारा रेजिडेंट जितने हॉस्टल्स अंदर हैं, हमारी पहली प्रायोरिटी है कि गर्ल्स उसमें रहेंगी। जी जी बॉयज को हम लोग ने अब हटा के अंदर वाले हॉस्टल से हटा के जो अलग कर अकोमोडेट, दिया। हाँ, उनको हमने बाहर लड़कियों को, सब लड़कियों को अंदर हमने अकोमोडेट करा है। जहां जहां अंधेरा था वहां पे लाइट्स लगाई गई हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग ने लड़कियों की सुरक्षा के लिए, गर्ल रेजिडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए हम लोग ने लागू करी है। जहां तक आपने दूसरा प्रश्न पूछा था कि हमने क्या नए सिस्टम्स, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि जब आप कहीं कहीं जाती हैं तो आपकी अपनी नई चीजें करते हैं, आप जी, अपना जी। प्रशासन खुद हमारा जो प्रशासन के 2 नियम हैं, जैसे पहला तो हमने बताया रूल्स फॉलो करना, जी। वो हम आपको बता चुके। दूसरा है कि हम सिस्टम्स एस्टैब्लिश करते हैं। जब हमें कहीं गड़बड़ लगती है तो लोगों को पनिश करके, क्योंकि लोग तो परमानेंट एम्प्लॉइज होते हैं, बहुत ज्यादा पनिश करके नहीं अचीव कर पाते हैं, जी तो हम उस सिस्टम को प्रॉपर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात आई थी कि जेएनयू में जब मैंने टेक ओवर करा तो प्रॉपर नहीं था। जी जी तो सबसे पहले मैंने उस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को मजबूत करा, एक नए तरीके से बनाया, जिससे दवाइयां जो थी वो अंदर ही, अस्पताल के अंदर कोशिश यही है कि अंदर ही मिले और हाईली नेगोशिएटेड रेट्स पे हो, 40 to 60% डिस्काउंट पे हो और स्टैंडर्ड ड्रग्स, जी जी कोई भी स्पूरियस ड्रग ना हो। तो उस सिस्टम को मजबूत करा। जैसे सेकंड, जो प्रोक्योरमेंट था इक्विपमेंट का, मैंने शासन को रिक्वेस्ट करा, प्रपोजल रखा, प्रेजेंट करा प्रपोजल। तो जो हमारा इक्विपमेंट का बजट था वो 50 करोड़ से, जिस जी। साल में आई हूँ, वो 300 करोड़ बना। बट वो 300 करोड़ खर्च भी तो करना है फाइनेंशियल ईयर में। और आप जानते हैं गवर्नमेंट में एकदम सिस्टम्स बने होते हैं प्रोक्योरमेंट के। तो मैंने फिर एक जो पूरा प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस बनाया, जिसमें एचओडीज, फैकल्टी मेंबर्स सब शामिल हुए। जी जी तो वो लोग अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं, वो लोग उस इक्विपमेंट का स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट सेल बनाया और एक फाइनेंस के बंदे को उसका इंचार्ज बनाया, जिससे जल्द से जल्द जब टेंडर हो पाए और जल्द से जल्द उन प्रोक्योरमेंट्स का टेक्निकल और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन हो पाए। और इसीलिए हम लोग अपने पूरे बजट का यूटिलाइज कर सकते हैं। जी, ये जी। मैंने 2 एग्जांपल्स आपको जी जी दिए। जी अब एक लोगों के मन में जो भ्रम फैला हुआ है, तमाम तरीके की चीजें पेपरों में बराबर देखी जा रही हैं, इसी क्रम में मैं एक भ्रम लोगों का दूर करना चाहूँगा, और आज बैठी भी हैं सहयोग से, तो मैं इस पे भ्रम लोगों का दूर करना चाहूँगा। जब यहाँ विशाखा कमेटी के द्वारा
दंड दिया जा चुका। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी तो किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है, बिल्कुल। कोर्ट भी उसको नहीं देती है। आपकी कमेटी के जांच के उपरांत वो दोषी पाया गया, और जबकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने तत्काल दंड देने में कोई वो नहीं किया जी। और जैसे संवैधानिक व्यवस्था है, महिला आयोग एक संवैधानिक व्यवस्था है, और आप नोटिस जारी करके आपसे जवाब मांग सकती थी, वस्तुस्थिति की जानकारी ले सकती है। जी। ये जो संस्थान को, गरिमा को, जब बात संस्थान की आ जाए और आयोग किया जाए और थाने तक बात पहुंच जाए, ये तो कहीं न कहीं आहत करने वाली घटना होती है। इससे तो आपको बड़ा मनोबल गिरा होगा। इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समय चक टाइम चैनल के माध्यम से आप इस बात को जरूर स्पष्ट करें जो लोगों का भ्रम बना हुआ है। जी, तो यहाँ पे एक इंसिडेंस हुआ है और दो एडल्ट्स के बीच में। जी जी। लड़की जूनियर रेजिडेंट 1 है पैथोलॉजी के, उसका एक रिलेशनशिप था लड़के से जो जूनियर रेजिडेंट 2 है। लड़की हिंदू थी, लड़का मुस्लिम था। उन दोनों का रिलेशनशिप हुआ है जुलाई से। जी जी। और दोनों ही को हॉस्टल अलॉटेड था, पर दोनों ही बाहर रह रहे थे। जी जी। लड़की को जब पता चला कि ये लड़का पहले से शादी करा हुआ है, जी तो जी। वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहती थी, जी जी। पर लड़के ने उसका पीछा करा और इवन उसको ब्लैकमेल करता था कि मेरे पास तुम्हारी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, और मैं उससे आपका, लड़की का मानसिक डैमेज स्थिति कर खराब सकता हो हूँ। तो ये कंप्लेन लड़की की मेरे पास आई सेक्सुअल हरासमेंट की, और मैंने इस पे विशाखा कमेटी के दौरान जांच कराई, और उन्होंने लगभग डेली इस पे जांच करी। जिस दिन आई कंप्लेन, उसी दिन विशाखा कमेटी की पहली मीटिंग बनी, और 15 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट मेरे सामने आई जी। और लड़का दोषी पाया गया। जी जी। ये 8 तारीख की बात है, जी, और जी। 8 तारीख शाम को ही मैंने निर्णय ले लिया कि इसको केजेएमयू से टर्मिनेट करना है। बहुत कठोर डिसीजन था, पहली बार ऐसा हुआ। पहली बार ऐसा हुआ। वो भी बहुत आपके कठोर मामले को, अनुशासन के मामले में तो स्वयं को दंडित करती हैं, तो फिर उसको बिल्कुल। कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं आप? बिल्कुल, और वो भी उसे आपके केजेएमयू लिए एक के नया मामला आया था, जी पहली बार ऐसा हुआ। वैसा हुआ। और उस लड़की ने अपनी एफआईआर भी करी हुई है धर्मांतरण को लेके। एफआईआर पे भी जांच चल रही है। हम लोग को जो कंप्लेन करी और जो हमारे हिस्से कंप्लेन थी, उस पे हमने विशाखा कमेटी से पूरा जांच करा के लड़के को दोषित पाके उसको दंडित भी करा, और कठोर से कठोर दंड दिया है। जी जी। अब जहां तक धर्मांतरण की बात है, वो एफआईआर हुई है, पुलिस अपना उसको तेजी से पुलिस अपना काम कर रही है। और ये चूंकि मीडिया में बहुत आया कि यहाँ पर रेडिकलाइजेशन है, उस इंसिडेंट्स को रिपोर्टिंग में देरी हुई है, तो मैंने एक 7 मेंबर की हाई लेवल कमेटी बनाई इसको भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसमें भावेश सिंह जी जो एक्स डीजीपी हैं यूपी पुलिस के, उनको भी मैंने एक मेंबर रखा उस कमेटी में। पर जब उस कमेटी के संज्ञान में आया कि धर्मांतरण के विषय में हो सकता है कि कोई लार्जर ग्रुप हो यूपी में, जी जी, और भी संस्थानों में उनके लिंक्स हो, तो एसटीएफ इस पे इंक्वायरी कर रही है, तो उन्होंने अपनी इंक्वायरी को बंद कर दिया। तो आज के दिन एफआईआर पे इंक्वायरी चल रही है और एसटीएफ भी अपनी इंक्वायरी कर रही है। हम लोग को जो करना था हमने 15 दिन के अंदर करके लड़के को पनिशमेंट भी दे दी। अब इसी क्रम में हमारे पाठकों को आपने मेडिकल और रिसर्च का जो सफर रहा उसके बारे में हमारे पाठकों को आप बता दें, आप स्पष्ट करें। जी, मैंने एमबीबीएस और एमडी केजीएमसी से करा, उस समय ये कॉलेज था, और उसके बाद मैंने डीएम शुरू करी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। और मुझे फिर तब तक मेरा यहाँ अपॉइंटमेंट हो गया यूपीपीएससी के थ्रू एक लेक्चरर जो लेटर असिस्टेंट प्रोफेसर रीनेम हो गया था पोस्ट पे डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में। जी जी। तो मैंने ऑब्वियसली ये परमानेंट रेगुलर जॉब थी, तो मैंने डीएम से छोड़ के यहाँ ज्वाइन करा, और बाद में मुझे फिर स्टडी लीव मिल गई। तब तक मुझे बाहर जाने के लिए एक स्कॉलरशिप मिली जो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में हायर स्टडीज के लिए। जी जी जी।
फेलोशिप करने के लिए। और कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है स्टॉकहोम स्वीडन में, जो नोबेल प्राइजेस देता है, तो उस लेवल का इंस्टीट्यूट है। तो मैं यहाँ से जो स्टडी लीव मुझे डीएम कंप्लीट करने के लिए मिली थी, मैंने उसको लिया वहाँ जाने के लिए। जाते ही वहाँ पे मेरा काम बहुत अच्छा हुआ, तो उन्होंने मुझे एक पीएचडी डिग्री के लिए एनरोल कर लिया और फाइनली मैंने वहाँ से पीएचडी करी। उस दौरान जब मैं वहाँ पीएचडी कर रही थी, मुझे ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गया कि अगर एक डॉक्टर, एक क्लिनिकल पर्सन शोध करता है तो वो डायरेक्ट एप्लीकेशन पेशेंट्स का होता है, और उस शोध का सबसे ज्यादा मीनिंग होता है अगर हम लोग मेडिकल रिसर्च करें। जी। वो मुझे समझ आ गया वहां जाके जब मैंने खुद शोध करा। जी। तब से मैंने तय कर लिया कि मैं एक क्लिनिशियन नहीं हूँ, एक क्लिनिशियन साइंटिस्ट हूँ। मैं क्लिनिकल वर्क भी करूंगी और साथ साथ उसके रिसर्च भी करूंगी। संजय गांधी पीजीआई वापस आई, केजीएमयू आई, और उसके कुछ महीनों बाद मेरा सिलेक्शन हो गया संजय गांधी पीजीआई में, डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजी में। वहां पे मैंने ज्वाइन करा और मुझे चुनौती दी गई कि इम्यूनोलॉजी के जो इम्यून सेल्स होते हैं उनसे ब्लड कैंसर बनते हैं, तो आप यहाँ पे ब्लड कैंसर का काम और बोन मैरो ट्रांसप्लांट यानी कि अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण शुरू करिए। मैंने उसको एक्सेप्ट करा और वहां पे मैंने प्रदेश की पहली ब्लड कैंसर यूनिट शुरू करी, और फिर मैंने वहां पर एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी सक्सेसफुली 1999 में शुरू करा, यानी कि अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। उस समय भारत में अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण केवल 3 और सेंटर्स में था, एम्स न्यू दिल्ली, सीएमसी वेल्लोर एंड टाटा मेडिकल हॉस्पिटल, टाटा मेडिकल सेंटर मुंबई में। इन तीनों सेंटर्स के अलावा मैंने एसजी संजय गांधी पीजीआई में गवर्नमेंट सेक्टर में सक्सेसफुली शुरू करा, और वो प्रोग्राम काफी तेजी से आगे बढ़ा, बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम था। ब्लड कैंसर यूनिट में हजारों पेशेंट्स आने लगे। तो फाइनली 2003 में संजय गांधी पीजीआई की गवर्निंग बॉडी में तय हुआ कि अब एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ हीमेटोलॉजी यानी ब्लड डिसऑर्डर्स का बनना चाहिए। तो इम्यूनोलॉजी से वो यूनिट निकल के एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ हीमेटोलॉजी 2003 में स्थापित हुई, जिसमें मैंने भी फिर अप्लाई करा और मेरा प्रोफेसर, डायरेक्ट प्रोफेसर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ, और फिर मैं वहां उस डिपार्टमेंट की एचओडी बनी। वो पूरा मैंने डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करा, रादर वो एक पूरा सेंटर इस्टेब्लिश करा ऑफ हीमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। और मेरा विजन था, क्योंकि हीमेटोलॉजी बहुत डिपेंडेंट है लैब में, लैब इन्वेस्टिगेशंस पे, लैब बोन मैरो टेस्टिंग पे, बोन मैरो टेस्टिंग की रिपोर्टिंग पे और उस पे मॉलिक्यूलर मार्कर्स पे। तो मैंने विद इन दिस सेम डिपार्टमेंट 2 विंग्स बनाई, एक लैब हीमेटोलॉजी की और एक क्लिनिकल हीमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट की। तो वो पूरा एक शानदार, मुझे फंडिंग भी बहुत अच्छी मिली गवर्नमेंट से, और वो एक बहुत शानदार बिल्डिंग बनी है जिसमें लैब हीमेटोलॉजी भी है, क्लिनिकल हीमेटोलॉजी भी है और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी है। वहां पे जब मेरा दूसरा या तीसरा ट्रांसप्लांट का पेशेंट था, उसके ट्रांसप्लांट के बाद उसके मसल्स में, हाई मसल्स में पस भर गई। पोस्ट ट्रांसप्लांट इन पेशेंट्स के काउंट 0 रहते हैं, 15 दिन तक 0 रहते हैं, जब तक ग्राफ्ट नहीं टेकअप होकर नए ब्लड सेल्स नहीं बनाता है, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो हम लोग को वो मसल्स निकाल के फेंकने पड़े, बिकॉज वो सारे सड़ गए थे। पर जब हमने 1 महीने बाद पेशेंट को डिस्चार्ज करा तो सारे मसल्स वापस आ गए। तो मेरा तो दिमाग घूम गया कि ये कैसे हो रहा है। और वो चीज मैंने अपने फादर से भी डिस्कस करी, मेरे फादर भी एक साइंटिस्ट से पहले ही थे। तो हम लोग ने जब इस पे बहुत रिसर्च करी, पढ़ा, तो पता चला कि जो ब्लड सेल्स हैं वो भी और टाइप ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनमें प्लास्टिसिटी होती है, ब्लड के जो स्टेम सेल्स होते हैं। और उस समय वर्ल्ड में ये नॉलेज आ रही थी कि स्टेम सेल्स जो होते हैं वो उनमें प्लास्टिसिटी होती है, वो आप मे बी न्यूरल टिश्यू से, नर्व के टिश्यू से निकालेंगे
बट वो और भी सेल टाइप्स में बदल सकते हैं। तो हम लोग ने तो इस पेशेंट को ब्लड के स्टेम सेल्स दिए जी, थे, जी। तो वो मसल्स में कन्वर्ट हो गए थे। जी जी। वहां से मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। एक पैशन जी, जी। स्टेम सेल रिसर्च के लिए हुआ, और बहुत मुझे लगा कि इनमें एक अनोखी पावर है स्टेम सेल्स में, जी जी। जिसे हम लोग को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज करना चाहिए। तो पहले तो मैंने एक बहुत बड़ा प्रपोजल लिखा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर इस्टेब्लिशिंग अ स्टेम सेल फैसिलिटी इन संजय गांधी पीजीआई। जी जी। वो जब मुझे मिला प्रपोजल, उससे मैंने 3-4 पीएचडी स्टूडेंट्स लिए, और मैंने एक्चुअली जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम है वो फीटल स्टेम सेल्स पे है। यानी कि जो जब बेबी बॉर्न होता है तो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड तो फेंक दिया जाता जी है, जी। प्लेसेंटा फेंक दिया जाता जी है, जी। उसमें से जो स्टेम सेल्स निकलते हैं वो बहुत ही मल्टीपोटेंट होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा पावर होती है और सेल्स बदलने में। तो वो मैंने शोध वहां से शुरू करा, और उस हमारे स्टेम सेल रिसर्च में के शोध को देखते हुए एक मैंने मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप भी बनाया पीजीआई में कि जो जो इंटरेस्टेड है स्टेम सेल रिसर्च में वो जुड़ जाए। और ये सारा आउटपुट देखते हुए फिर गवर्नमेंट ने मुझे पैसा दिया एक पूरा स्टेम सेल रिसर्च सेंटर बनाने का, जो फिर मैंने जो हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के ऊपर एक फ्लोर में स्टेम सेल रिसर्च सेंटर बनाया, जिसमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की लैब्स भी हैं, सो दैट हम उसमें क्लिनिकल ग्रेड स्टेम सेल्स जनरेट करके पेशेंट्स को दे सकते हैं। ये मेरा जर्नी रहा है स्टेम सेल रिसर्च में, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में और ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में। चिकित्सा के क्षेत्र में आप जिस विभाग के विशेषज्ञ हैं उसमें अधिकतर लोग जाना नहीं चाहते, हेमेटोलॉजी विभाग। और आपके पिताजी एक अच्छे वैज्ञानिक हैं, और मुझे तो उस दवा के बारे में जानकारी नहीं है, वो भी मैं अपने पाठकों के लिए जानूंगा इसी वीडियो के माध्यम से आपके द्वारा। तो ये प्रेरणा क्या पिताजी से मिली जो इस जटिल विभाग में आपने उसका कोर्स किया, आवाज लोगों के लिए कर रहे हैं? और इसी में एक प्रश्न मैं साथ में और जोड़ना चाहूंगा कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साथ आप मरीजों की सेवा भी करती हैं, जो कि मैं पहली बार देख रहा हूं। हमने कई संस्थानों को मैं लेता रहता हूं, लेकिन मैं जो वर्तमान में अपनी आंख के सामने उस पर भी हम कैसे सामंजस्य बैठाती हैं। तो मेरे 3 सवाल हैं आपसे, तीनों। तो पहला सवाल है कि ये कठिन फील्ड है। जी जी। और कठिन किस मामले में? बहुत डिमांडिंग है। ब्लड कैंसर के पेशेंट को, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पेशेंट को, मैं आपको सच बताती हूँ, जब मैंने शुरू करी बोन मैरो ट्रांसप्लांट, शुरू में सब चाहते हैं उनके केसेस अच्छे से निकले, ग्राफ अच्छा हो। तो एक महीने में पीजीआई में रहती थी, वही यूनिट के अंदर। जी जी। मतलब ये था कि कोई गड़बड़ ना हो पेशेंट, ये बेहतर से बेहतर जाए, बेहतर से बेहतर, क्योंकि इन पेशेंट्स में हर एक घंटे में कोई ना कोई नई डेवलपमेंट होती है। ब्लड कैंसर पेशेंट्स भी एक इमरजेंसी टाइप ऑफ पेशेंट्स होते हैं, कभी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, कभी इन्फेक्शन होता है, कभी फंगल इन्फेक्शन होता है, कभी कोई और कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो इट्स अ वेरी डिमांडिंग फील्ड, इसीलिए बहुत कम डॉक्टर्स इसमें आते हैं। वही लोग आते हैं जिनको लव है हेमेटोलॉजी का। जी जी। बिकॉज दे नो कि इट्स अ वेरी डिमांडिंग फील्ड। मेरा जो प्रेरणा जो मुझे अपने फादर से मिली, पिताजी से मिली है, मेरे फादर की हर समय इच्छा थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं, और मेरी इच्छा थी कि मैं एक केमिस्ट्री में आगे बढ़ूं, क्योंकि वो केमिस्ट्री में वैज्ञानिक थे, न्यू ड्रग डेवलपमेंट में थे, और कुछ उनकी जीन्स कहते हैं ना, जेनेटिक मेकअप मेरे में था। मैं रात को अपनी ड्रीम्स में भी केमिकल स्ट्रक्चर्स ड्रीम करती थी। आई हैड अ गिफ्ट फॉर केमिस्ट्री। जी जी। एंड मुझे बहुत मन था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके मैं केमिस्ट्री में पढ़ूं, पहले बीएससी एमएससी पीएचडी करूं और फिर आगे शोध करूं। बट मेरे फादर की हर समय इच्छा थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं और ह्यूमैनिटी को सर्व करूं। इत्तेफाक की बात है, इंटरमीडिएट के बाद मैं सीपीएमटी में बैठी और पहले अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया, और वो भी केजीएमसी में।
तो मैंने ज्वाइन करा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेडिसिन मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं कहती हूँ अगर मेरा दूसरा जन्म होगा तो मैं मेडिसिन में जाऊंगी। मेरी मदर भी डॉक्टर थी जी और अगर मेरा दूसरा जन्म होगा मैं मेडिसिन में जाऊंगी। साथ साथ चूंकि मुझे शोध में बहुत इंटरेस्ट था, रिसर्च में, और घर में मैंने बचपन से ही एक रिसर्च वाले एटमॉस्फेयर में मेरा अपब्रिंगिंग हुआ है। लिटरली माय हाउस, जिसे कहते हैं ना, यूज्ड टू ब्रीथ रिसर्च। माय फादर वाज अ ट्रू साइंटिस्ट। हर चीज में वो उसका कॉज जानना चाहते थे, कभी कोई चीज उन्होंने ऐसे एक्सेप्ट नहीं करी। तो मैंने देखा कि इसीलिए मैंने पीएचडी करी। अपना शोध का जो केमिस्ट्री में जो मेरी लव थी, जो रिसर्च की डिजायर थी, उसको फुलफिल करने के लिए केमिस्ट्री करी, ये पीएचडी करी। और मुझे समझ आ गया कि रिसर्च अगर करना है तो सबसे मीनिंगफुल रिसर्च एक डॉक्टर का रिसर्च होता है, क्योंकि जो डॉक्टर रिसर्च करता है उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन पेशेंट पे होती है। तो आई हैव ऑलवेज कंबाइंड माय क्लिनिकल मेडिसिन विद रिसर्च, और जो मैंने रिसर्च करा है उससे मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला है। मैंने अपने सब पेशेंट्स पे ही रिसर्च करा है। जी। तो एक, जिसे कहते हैं, मैं एक क्लिनिशियन साइंटिस्ट हूँ। ऑफ कोर्स इसकी जो कहते हैं इंस्पिरेशन मुझे अपने पेरेंट्स से आई। मेरे फादर ने, आप सोचिएगा, जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूएस में मार्केट में आनी शुरू हुई थी लेट 60s में, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तब इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल एक प्रायोरिटी एरिया था और WHO ने इंडिया की गवर्नमेंट से कहा था कि आप लोग ड्रग रिसर्च करिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स में। तो ड्रग रिसर्च का इंस्टीट्यूट था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लखनऊ में था। तो मेरे फादर उस समय he was in the Department of Chemistry into new drug development। जी। तो उन्होंने उस समय वो ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाना चाहते थे जो नॉन हार्मोनल हो, नॉन स्टीरॉयडल हो, जो विमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कोई इफेक्ट ना करे पर कॉन्ट्रासेप्शन करे। तो अर्ली 70s में उन्होंने ये यूनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करा जिसका नाम सेंक्रोमान है, जो WHO की INN में ऑर्मिलॉक्सिफिन कहते हैं, जो नॉन हार्मोनल, नॉन स्टीरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट स्टिल रिमेन्स द ओनली नॉन हार्मोनल, नॉन स्टीरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इन द वर्ल्ड। और अब तो मार्केट में ये लगभग 30 साल से है, कोई भी इसके साइड इफेक्ट नहीं पाए गए हैं। ये बाहर के लोगों को ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि इंडिया में ऐसी ड्रग बनाई गई है। मैं अभी गई थी बगोटा एक कॉन्फ्रेंस में, और वहां पे हर जना बात कर रहा है नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन पे। जब मैंने बताया कि आप लोग के लिए नहीं है पर हमारे कंट्री में लगभग 25-30 साल से ये यूज में है नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, तो दंग रह गए। एक एटीट्यूड था ऑफ नॉट बिलीविंग। सो वहां से मुझे बहुत प्रेरणा मिली है ट्रू रिसर्च करने की, जो मैनकाइंड पे एप्लीकेबल होगा। अब इसी क्रम में मैं पाठकों के लिए एक सवाल और भी है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए आपने कई संस्थानों में आपने उसका स्थापित किया और अपनी देखरेख में उसे काफ़ी दूरी तक ले गए। अभी हाल में आपने डॉक्टर राम मनोहर संस्थान में किए और उसमें आपको बहुत सी चीज़ें सूझबूझ भी दिखाया और उसे किया। भारत में उसी की विशेषता भी मानी जाती है। भारत में वर्तमान में स्थिति क्या है? अगर हम लोग तो लखनऊ तक देख पा रहे हैं, आप तो विदेशों में भी गई, तो विदेशों को तुलना और यहाँ की तुलना अब इस समय भारत की क्या स्थिति है, हमारे देश की क्या स्थिति है? जी, जब मैंने शुरू करा था तो चौथा सेंटर था जी। और बल्कि टाटा हॉस्पिटल का TMH का, टाटा मेडिकल हॉस्पिटल का सेंटर उस समय बंद हो गया था इन्फेक्शन की वजह से। तो जब मैंने शुरू करा तो केवल 2 और सेंटर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो रहा था।
तो आप सोचिए कि इसकी इतनी अहमियत है, बिकॉज ये एक पोटेंशियली क्यूरेटिव थेरेपी है ब्लड कैंसर्स के लिए, थैलेसीमिया जैसी बीमारी के लिए, एप्लास्टिक एनीमिया जिसमें बोन मैरो फेल कर जाता है उसके लिए। तो अब लगभग पूरे भारत में इन वर्षों में लगभग 200 सेंटर्स हो गए हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। जी जी, मतलब हम तो एक पायनियर थे जी, इसमें जी। 1999 में। जी। आज की दर लगभग 180, बेहतर स्थिति है। बहुत बेहतर स्थिति है। अब हम लोग को तब भी देखिए यूपी में गवर्नमेंट सेक्टर में केवल संजय गांधी पीजीआई में है। मैंने इसकी शुरुआत आपने राम वहाँ भी मनोहर किया? लोहिया में मैंने इसका पूरा नक्शा बनाया, एक सेंटर फॉर ट्रांसप्लांटेशन अंडर ए कॉमन रूफ, जी, जी, जी। इसमें रीनल, लिवर एंड बोन मैरो है। और जब तक मैं वहां थी तो जियो भी आ गया था कि हाँ गवर्नमेंट ये सैंक्शन कर रही है, और अब वो बहुत तेजी से बन के कंप्लीशन स्टेज पे आ गया है। मेरे एक दो स्टूडेंट्स ने भी वहां ज्वाइन कर लिया, तो मैं आशा करती हूँ कि वो लोग शुरू करेंगे जी ट्रांसप्लांटेशन। जी, यहाँ पे मैंने बनाया है आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन CSR फंडिंग से, जो कंप्लीट हो गया है, और आज के दिन नर्सेस की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, बिकॉज उसमें हाईली ट्रेन नर्सेस चाहिए होती हैं, जिससे यहाँ भी BMT शुरू हो जाए। ये इसलिए मैंने करा है लोहिया में भी और KGMU में भी, दो प्राइवेट में वेदांत में हो रहा है, मेरा ही स्टूडेंट वहां पर है डॉक्टर अंशु, और अपोलो में हो रहा है, वहां भी मेरी स्टूडेंट है, पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट कर रही है, और वो दोनों प्राइवेट हॉस्पिटल। जी जी, अगर ये सुविधा आम आदमी तक पहुंचनी है तो गवर्नमेंट सेंटर्स में ये सुविधा उपलब्ध होनी बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। और यही मेरा मकसद है कि JNU में इसका शुरू लाभ करने सबको हैं। मिले। और अगला मेरा ऑब्जेक्टिव है कैसे मैं इसको बहुत इकोनॉमिकली बना सकती हूँ, मतलब जो जी, अफोर्डेबल जी, बना जी। सकती। अच्छा, इसी क्रम में एक सवाल जुड़ा हुआ है। प्रशासनिक अनुभव आपके पास, वहां भी मैंने ये देखा कि किस तरीके से आप पहचान जाती हैं कि आपके निर्देशन में या नेतृत्व वहाँ जैसे इमरजेंसी की व्यवस्थाएं, एक दो बार मैंने कहा भी तो आपने व्यवस्थाओं को एक ढंग से किए कि शिकायतकर्ता को परेशान न हो या किसी सुविधा तो आप बैठे बैठे तत्काल आप देख लेती थी, और नेतृत्व जो है किसके हाथों में सौंपा जाए। इमरजेंसी हर संस्थान का प्रमुख अंग नहीं, सबसे बड़ा अंग है, प्रमुख अंग है, उस वहीं से शुरू होता वहीं से खत्म हो जाता। तो नेतृत्व करने की क्षमता किस स्तर से आप पहचान लेती सामने वाली, जैसे उनसे हम स्टाफ से अच्छा काम ले जाएं, ये अन्य संस्थानों के लिए भी एक प्रेरणादायी स्रोत है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर भी। तो पहला चीज है कि एक संस्था अच्छी बनती है, ऊंची उठती है अपनी ह्यूमन रिसोर्स से, ये नहीं कि देखने में कितनी सुंदर है। जी जी जी, तो ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी इंस्टीट्यूशन। उसके लिए जो लीडर ऑफ द इंस्टीट्यूट होता है उसको राइट पीपल एट राइट प्लेसेस रखना होता है। जी जी, ये नहीं कि ये मेरा साथ देगा, ये मुझे चाहता है, ये मेरी मुझे बढ़ाएगा, मेरी प्रशंसा करेगा, है ना, ये मेरे अकॉर्डिंग काम करेगा। नो, उससे तो आप आपको वो लोग रखने हैं जी जी, स्ट्रैटेजिक पोजीशंस में जो उस काम के लिए काबिल है। हर देखिए एक संस्था टीम होती है, जी। जो मेरी में काबिलता है वो दूसरे में नहीं, दूसरे की तीसरे, हर जगह में एक यूनिक काबिलता होती है। कई लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे होते हैं, कई लोग क्लिनिकल वर्क में बहुत अच्छे, कई लोग रिसर्च में बहुत अच्छे हैं। तो मैंने जो अपना डीन रिसर्च बनाया वो ऐसा आदमी चुना जो रिसर्च में लीडरशिप रोल प्ले ये करेगा। तो विशेषता है आपकी। ये पहला चीज है। जी, दूसरा है कि संस्थान में जाकर परख के जो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है, जमीन जैसे स्तर पर मैंने RML में घुस के समझ लिया कि इमरजेंसी बहुत गड़बड़ है, बहुत इस समय बहुत गड़बड़ जी 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 और पहले जो थी उसको सुधारा, फिर उसको एक्सपैंड करा। जी जी, वैसे ही वहां पे जैसे मैं समझ ली कि कौन कौन सी बर्निंग नीड्स हैं, उनको एड्रेस करा। KGMU में आई तो मैं अगेन समझ गई कि यहाँ ट्रॉमा इमरजेंसी सेंटर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी, ये देश में 4 लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर हैं, ये उनमें से एक माना सेंटर जाता है, और यहाँ पे पूरे प्रदेश की इमरजेंसी ट्रॉमा आती है। जी जी, बल्कि जिस दिन मैंने ज्वाइन करा, यहाँ 4 बजे 9 तारीख को ज्वाइन करा, जी जी, अगले दिन सैटरडे था, जी जी,
मैं वहाँ पे जैसे ही यहाँ पे काम खत्म हुआ, मैं जाके इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर के बाहर खड़ी हो गई और मैंने देखा कि क्या हो रहा है वहाँ पर। हर 5-5 मिनट पे एक घायल, बहुत बुरी तरह घायल इंसान जाते हैं। तो मैं समझ गई ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। जी जी। और उसका नतीजा क्या हुआ कि मैंने कुछ ही महीनों के अंदर वहाँ पे एग्जिस्टिंग ट्रॉमा सेंटर का व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से एक नई छोटी सी बिल्डिंग जिसमें 24 घंटे की डायग्नोस्टिक सर्विसेज रन करेंगी, एक डाइजेस्टर वार्ड होगा, बिकॉज वहां पे अगर मास कैजुअलिटी होती तो बेड्स ही नहीं मिलते हैं, तो मास कैजुअलिटी वार्ड होगा, पेशेंट रिलेटिव अकोमोडेशन होगा। तो ट्रॉमा के ठीक सामने वो बिल्डिंग प्रपोज करी, जो आज के दिन उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। साथ ही साथ एक ट्रॉमा 2 की भी बिल्डिंग शुरू हो गई, जिसमें नए 500 बेड्स आएंगे। तो इस तरीके से लीडर को देखना है, ये नहीं देखना कि मुझे हेमेटोलॉजी यहाँ बढ़ाना है, जी जी जी, बिल्कुल नहीं। हमको ये देखना है कि इस संस्थान की प्रायोरिटीज क्या है। जी जी, हेमेटोलॉजी भी बढ़ाना है, बट उससे पहले और चीजें जो बढ़ानी वो देखनी है, जो बर्निंग नीड है वो मैंने देखा, मैंने आइडेंटिफाई करी, उनको प्रमोट करा। यहाँ रीनल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जो बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था, उसकी समस्याएं समझी, उनको दूर करा। उनको एक रीनल आईसीयू चाहिए था, उसे किसी भी तरीके से रीनल आईसीयू बना के रीनल ट्रांसप्लांट शुरू करा। नई नर्सेज की रिक्रूटमेंट करके उनको नई ट्रेन्ड नर्सेज दी, जिनको उन्होंने ट्रेन करा, तो अब रीनल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी शुरू हो गया। तो इसी तरीके से जब बात उठी रोबोटिक सर्जरी की, तो उसका एक पूरा रोड मैप बनाया कि रोबोट लेके रखना नहीं है रोबोटिक सर्जरी। एक पूरा प्रोग्राम बनाया कि कैसे लोग जाके ट्रेन होंगे, कैसे हम लोग रोबोटिक सर्जरी सस्ती कर सकते हैं कि आम आदमी उसका फायदा उठा ले। इसके लिए मैंने CSR फंडिंग में कोशिश हूँ और वो कमिट भी हो गई है, जो सब्सिडाइज रेट्स पे हम लोग रोबोटिक सर्जरी कर लेंगे। तो अपनी हर संस्थान की प्रायोरिटीज अलग होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। अब मैं पाठकों के लिए आखिरी सवाल करूंगा, काफी लंबा समय मैंने आपका ले लिया है, कि आपके यादगार पल होंगे अभी से लेकर के हम जहां तक मैं जानता हूँ 3-4 जगहों मैं जानता हूँ, कुछ और विदेशों में भी रही हमारे पाठकों के लिए, जरा विदेशों की तो आपकी स्टूडेंट लाइफ भी रही होगी, कुछ इस तरीके से बताइए जो हमारे लोग कम से कम जान सके और उससे उन्हें अच्छा लगे। और इसमें मैं एक प्रश्न और भी जुड़ा रहेगा कि पिताजी की आखिरी सीख क्या है? दो चीजों का जवाब। जी जी। विदेश में जो बहुत ही एक इंसिडेंस बताना चाहूंगी। जी जी जी। मैं अब तो इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर गया है, वन ऑफ द फोरफ्रंट में आ गया। जब मैं गई थी 1993 में, तो इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री में माना जाता था, और एक महिला, एक लड़की थर्ड वर्ल्ड कंट्री से स्वीडन आ रही है। स्वीडन में बहुत इंडियंस तो थे ही नहीं, अमेरिका की बात अलग है, वो लोग जानते हैं, वो लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड वहां लोग आते हैं। मैं गई वहां पर और सुबह के वक्त क्लिनिकल राउंड्स में पार्टिसिपेट करती थी। तो हमारा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन है, वो वन ऑफ द 5 मेंबर्स ऑफ द नोबेल कमिटी भी थे, यहाँ जो नोबेल प्राइजेस देते। उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई कर लिया कि हम लोग मैं बहुत मजबूत हूँ बेडसाइड क्लिनिकल मेडिसिन में, तो उन्होंने मुझे टीचिंग फैकल्टी में डाल दिया फॉर बेडसाइड क्लिनिकल मेडिसिन, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बेडसाइड मेडिसिन में। जब उनका आदेश हुआ तो मुझे करना तो था ही। तो जब मैं पहली बार पढ़ाने गई तो स्टूडेंट्स में सोचा रहे हैं ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आई है, महिला है, यंग है, क्या पढ़ाएंगे हम लोग, तो कोई इधर देखे तो कोई उधर देखे, बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड और मनोबल को घायल कर दे। अब मेरे अंदर धड़कन तो शुरू हो गई, मनोबल कम होने लगा। हाँ, मनोबल कम होने लगा। कोई है नहीं। पर फिर मैंने सोचा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेजा है, हिम्मत करके भेजा है। उस समय मैं यंग थी, अनमैरिड थी, उन्होंने अपनी मुश्किलों के बीच मुझे भेजा है, तो मुझे यहाँ डिफीट जाना बड़ा मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल था, वो भी अनमैरिड गर्ल को, तो
मैंने कहा मैं तो उनकी इमेज नहीं डाउन करूंगी। अब मैं एक बार अपना प्रयास करूँ। अच्छा, मुझे टॉपिक दिया गया था ऑफ टीचिंग हाउ टू हैंडल अ डाइंग पेशेंट। जी जी हम लोग को तो यहाँ बहुत एक्सपीरियंस होता है डाइंग पेशेंट्स का। जी जी तो मैंने इस पे पूरा इनको पढ़ाया और अंत में इन लोगों के आंसू भी आ गए आंखों में। They were so touched। हाँ, जब उसको ऊपर प्रदर्शन देखा। जब मैं वापस अपने ऑफिस में आई तो वहाँ एक छोटा सा प्लांट रखा था जी जी और उस पे पर्ची लगी हुई थी, दिस इज द बेस्ट सेशन वी हैव एवर अटेंडेड। आप सोचिए। जी 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 तो मुझे अपनी मदर की बात याद आई कि एक तो ये लगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी ट्रेनिंग केजीएमसी की थी जी जी और ये सारा सीखा मैंने केजीएमसी में था। तो मैंने अपने आल्मा मैटर को रोशन करा, उसमें मुझे बहुत गर्व हुआ। जी जी दूसरा ये हुआ कि women have to self empower themselves। जी अपने को मजबूत करना है। सोसाइटी तो आपको मजबूत करने की कोशिश कर रही है, एम्पावर कर रही है, बट जब तक आप खुद एज अ वुमन नहीं एम्पावर होंगे तो सोसाइटी लाख करेगी, वो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं हर जगह यही बोलती हूँ कि सबसे पहले women have to empower themselves। ये तो विदेश का इंसिडेंट जी है। फादर का मैं जरूर बताना चाहूंगी कि उनकी पूरी ट्रेनिंग थी कि आपका देश है, क्योंकि वो लोग वेस्ट पंजाब यानी पाकिस्तान से आए थे बहुत मुश्किलों से पार्टीशन के समय। जी जी और वो मुझसे पूरी जिंदगी में यही बोले कि हम लोग का पूरा, जब हम लोग इंडिया में लैंड करें, फ्री इंडिया में, जी जी तो हमारा ये कुछ नहीं था कि हम क्या छोड़ के आए, सब कुछ छोड़ के आए। सब कुछ छूट गया। हम लोग का एक पूरा पैशन था कि हमें फ्री इंडिया में आ गए हैं, वी आर इन फ्री इंडिया, ब्रिटिश रूल खत्म हो गया है, अब हम लोग को फ्री इंडिया को बिल्ड करना है। तो जितनी उनने देश सेवा की मैंने इच्छा देखी है, और उन्होंने पूरी जिंदगी देश के लिए दिया। इसीलिए तो सेंट क्रोमान बनी है, क्योंकि वो ऐसी ड्रग अपने देश के लिए चाहते थे जो अफोर्डेबल हो, सेफ हो। तो उन्होंने तो पूरा अपना जिंदगी देश के लिए दी, और वही चीज शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर बसी थी कि मैं बाहर गई। आने से पहले मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर थी केजीएमयू में, केजीएमसी में, वहाँ उन्होंने मुझे एसोसिएट प्रोफेसर का पद दिया, वो भी मतलब ऑफर करा, वो भी कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में। पर मेरा मन क्लियर था कि मुझे अपने कंट्री में वापस आना है। कहीं ना कहीं वो चीज मेरे अंदर बनी हुई थी और मैं वापस आई, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने देश वापस आई। और मैंने एज अ डॉक्टर यहाँ पे ब्लड कैंसर पेशेंट्स की सेवा करी, उसमें मुझे बहुत खुशी होती है। पिताजी ने कभी गुस्सा नहीं किया सर? मेरे पिताजी एक डिवाइन सोल थे, एक्सेप्ट, मैं बता रही हूँ आपको, जी जी एक्सेप्ट फॉर सुपरनैचुरल पावर्स जो नहीं थी उनमें, प्योरली डिवाइन थे। कभी गुस्सा नहीं करा, कभी उन्होंने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, हर जने की हेल्प करना चाहते थे। एंड इस नेचर वेरी हम्बल, और इस नेचर के साथ साथ ही वाज अ वेरी पावरफुल साइंटिस्ट। और आप जानिए कि जब आई थिंक 3-4 महीने पहले जब उनको मालूम था सिक बीमारियां होनी शुरू हो गई, तो मैंने उनकी सेवा आखिरी दिन तक करी एज अ डॉक्टर, और वही सबसे मुझे खुशी होती कि मैं वापस आई और उनको उनकी तकलीफ जितना हटा सकती थी मैंने हटाई। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया एंड ही सेड मैं कुछ लिफाफा आपको देना चाहता हूँ। तो मुझे लगा विल होगी, जहाँ और विल मैंने उससे पहले कभी भी देखने की कोशिश नहीं करी, बिकॉज मुझे आई कुड नॉट एक्सेप्ट कि ये एक दिन जाएंगे। आई वाज सो अटैच्ड टू हिम। खैर उन्होंने मुझे लिफाफा खुलवाया, और आप यकीन नहीं करेंगे उसके अंदर वो सेंट क्रोमान का डोजियर निकला। ये सेड मैं चला जाऊंगा, पर ये ड्रग आपको मासेस तक लानी है, क्योंकि मल्टीनेशनल्स नहीं आने देंगे। वो लोग तो इंसेंटिव्स देते हैं कि उनकी इंजेक्टेबल हार्मोनल ड्रग्स जो हैं वो चले। ये एक चीप ड्रग है, इंडियन कंपनी मार्केट करती है, बहुत सस्ती है, कुछ 1 वीक लेनी है, सेफ है,
और इसके और भी बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं वुमेन में, ये अब आपको काम में सौंपने जा रहा हूँ। जी मतलब ये देखिए, वो मुझे इतना अंदर प्रभावित करा कि मरते मरते भी इनकी इच्छा है कि इंडिया के लिए वो कुछ करे। धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा।